हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी नई यूनिट स्टार्ट करते हैं। हमारी आज की यूनिट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे, उसके बाद इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे और इसको कंप्लीट समझने के बाद हम लोग इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट टॉपिक से। तो हमारा इसमें पहला कॉन्सेप्ट आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्या कॉन्सेप्ट है, उस पर हम बात करते हैं। तो पहली हमारी डिफिनीशन आती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, हम उस पर बात करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज ए कॉन्सेप्ट वेयर टू क्वांटिटीज आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीजेस द अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट। यहां पे क्या बताया जा रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर दो क्वांटिटी इस वे में रिलेट करेंगी, दो क्वांटिटी ऐसे रिलेट करेंगी कि अगर हम पहली क्वांटिटी को इंक्रीज करें तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी इंक्रीज करेगी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा मींस इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। रिवर्स मींस अगर पहली डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी, या फिर अगर पहली इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास दो क्वांटिटी हैं ए और बी। ठीक, अगर हम ए की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो ए की वैल्यू इंक्रीज करने से बी की वैल्यू भी इंक्रीज करनी चाहिए। अगर दोनों साइड हमारे सेम एरो आ रहे हैं, अगर इन एरो को देखें, दोनों एरो हमारे इंक्रीमेंट के हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर एरो दोनों साइड सेम है तो ये हमारा कहलाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, अब वो एरो इंक्रीज के भी हो सकते हैं, डिक्रीज के भी हो सकते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, अगर ए की वैल्यू डिक्रीज होगी तो बी की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। देखिए दोनों साइड सेम एरो आ रहे हैं, यहां पे भी डिक्रीमेंट का है, यहां पे भी डिक्रीमेंट का है, तो यहां पे भी सेम एरो है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो कॉन्सेप्ट क्या है, दोनों साइड एरो हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, मैथमेटिकली इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अगर दो वेरिएबल एक्स और वाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज y इक्वल टू के एक्स। तो हम उसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, y इक्वल टू के एक्स के फॉर्म में। k हमारा कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वेयर k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मींस k हमारा प्रोपोर्शनलिटी का कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन यहाँ पे दिखा क्या रहा है, मान लेते हैं k की वैल्यू हमारे पास 1 है। ठीक है, अगर हम k की वैल्यू ले रहे हैं 1 तो रिलेशन क्या आएगा, y इक्वल टू एक्स। तो अगर हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है। तो देख रहे हैं हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, सिमिलरली y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन नहीं बता रहा है कि अगर हम x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होगी, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी हमारी डिक्रीज होगी। तो दोनों साइड हमारे सेम एरो आ रहे हैं, इंक्रीमेंट के केस में इंक्रीमेंट हो रहा है और डिक्रीमेंट के केस में डिक्रीमेंट हो रहा है। तो दोनों साइड एरो सेम है, मींस हमारा कौन सा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ x इज हाफ, अगर x को हाफ किया जाए, y इज ऑल्सो हाफ, तो y भी हमारा हाफ हो जाएगा। अगर x को हम डबल कर रहे हैं तो y ऑल्सो डबल्स, y भी डबल हो जाएगा। ठीक है, सेम इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये हमारा क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल हम कैसे लग सकते हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। जो कॉस्ट होती है वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस यहां पर हम क्या कहना चाह रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। जैसे हम लोग रेगुलर टॉफी खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम चॉकलेट्स खा रहे हैं, एक चॉकलेट डेयरी मिल्क खा रहे हैं और एक डेयरी मिल्क की कॉस्ट है 10 रुपीज। ठीक है, हमने 5 चॉकलेट खाई है, 5 चॉकलेट खाई है मीन्स हमने 50 रुपए खर्च करे हैं। एक चॉकलेट है 10 रुपए की, तो 5 चॉकलेट हो जाएंगी 50 रुपए की। हमें बताना है 8 चॉकलेट की कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर अगर हम वेरिएबल को कंपेयर करें, चॉकलेट्स को कंपेयर करें, पहले कितनी चॉकलेट्स थी, 5, अब कितनी हो गई चॉकलेट्स, 8।
तो हम देखें यहाँ पर जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है ये हमारी बढ़ रही है, ठीक है, नंबर ऑफ चॉकलेट्स ये हमारी क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ेगी तो प्राइस, ये हमारा प्राइस ही तो है, इस साइड की वैल्यू प्राइस है और ये हमारा क्या था, नंबर ऑफ चॉकलेट्स था। तो हमने देखा अगर हमारे पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ रही है तो जो हमारा प्राइस है, प्राइस भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जितनी ज्यादा चॉकलेट खाएंगे उतना ज्यादा पैसा पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ रही है, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हमारा प्राइस भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे क्या कहेगा, प्राइस हमारा इंक्रीज हो रहा है। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तो देखिए इस साइड भी, लेफ्ट साइड में भी इंक्रीमेंट का एरो है और राइट साइड में भी इंक्रीमेंट का एरो है, तो दोनों साइड सेम एरो आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो एग्जांपल में यही बताया गया है, कॉस्ट नंबर ऑफ आर्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मींस मोर आर्टिकल्स मोर कॉस्ट। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर हमारे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो इसी का हमने एग्जांपल लिया है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बढ़ रहे हैं और आर्टिकल्स बढ़ेंगे तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे दोनों साइड सेम वेरिएबल, यहाँ पे भी मोर, यहाँ पे भी मोर। अगर दोनों साइड सेम वेरिएबल रहेंगे, सेम एरो रहेंगे, तो हमारा कौन सा रहता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है, उस पर बात करते हैं। वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन वर्किंग ऑन इट। जो हमारा किया गया काम होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर ऑफ मैन वर्किंग ऑन इट। जो उस काम पर वर्क कर रहे हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नंबर ऑफ मैन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्क डन के। अब इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, कोई घर बन रहा है। अब घर बन रहा है तो घर बनाने के लिए मजदूर आ रहे हैं, ठीक है। हमने मान लिया 10 मजदूर वहां पे काम कर रहे हैं, 10 लेबर। अगर 10 लेबर रेगुलर काम कर रहे हैं तो काम हमारा कंप्लीट हो रहा है 30 दिन में, ठीक है। अब हमने क्या किए, नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ा दिए। अभी तक केवल 10 लेबर काम कर रहे थे, अब हमने कह दिया 25 लेबर काम कर रहे हैं। तो एक हम जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट सोचते हैं। अगर हम नंबर ऑफ लेबर्स बढ़ाएंगे, जितने ज्यादा लेबर काम करेंगे काम को कंप्लीट होने में उतना कम टाइम लगेगा, जितने ज्यादा मजदूर घर उतनी जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो अगर लेबर्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली टाइम हमारा, अगर 10 लेबर 10 लेबर 30 दिन में कोई काम कर रहे हैं, यहाँ पे वर्क डन दे रखा है तो हमने मान लिया 30 यूनिट काम किया है, ठीक है। तो अगर ज्यादा मजदूर हैं तो ज्यादा मजदूर ज्यादा काम करेंगे। अगर 10 लेबर 30 यूनिट काम कर रहे हैं तो 25 लेबर और ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। मान लिया हमने 60 यूनिट काम कर रहे हैं 25 लेबर। तो देखें ना, लेबर्स बढ़ रहे हैं तो नंबर ऑफ वर्क डन ये भी बढ़ रहा है। भाई जितने ज्यादा लेबर उतना ज्यादा काम होगा, अगर हम और लेबर बढ़ाएंगे तो और काम होगा। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेबर्स बढ़ा रहे हैं, मोर लेबर्स मोर यूनिट ऑफ वर्क डन, जितने ज्यादा लेबर उतना ज्यादा काम। तो यहाँ पे यही लिखा है, मोर मैन मोर वर्क, जितने ज्यादा आदमी उतना ज्यादा काम। तो अगर हम वेरिएबल डिस्कस करें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, मोर, और यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, मोर। दोनों साइड सेम वेरिएबल है। सेम वेरिएबल मींस कौन सा प्रोपोर्शन होगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में क्या रहता है, दोनों साइड वेरिएबल या फिर एरो सेम होने चाहिए। तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हमारा क्या कहता है, हम उस पर डिस्कस करते हैं। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन को हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन कहें या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन कहें, सेम रिप्रेजेंटेशन होगा, सेम बात है, ठीक है। इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन दो क्वांटिटी के बीच एक ऐसा रिलेशन है in which one quantity increases as the other decreases at a constant rate and vice versa। तो यहां पर रिवर्स केस है। यहां पे केस क्या है, दो क्वांटिटी के बीच ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि अगर हम एक क्वांटिटी को जिस रेशियो में इंक्रीज कर रहे हैं
उसी रेशियो से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज करनी चाहिए एंड वाइस वर्सा, या फिर इसका रिवर्स भी ट्रू होगा। यहां पर पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही थी, तो अगर यहां पर हम पहली क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो उसी रेशियो में हमारी दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, यहां पे रिवर्स रिलेशन है, इसीलिए इसको बोला गया है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारे एरो होते हैं वो अपोजिट होने चाहिए, या फिर वेरिएबल अगर हम बोले, वेरिएबल के फॉर्म में बोले तो वेरिएबल हमारे रिवर्स होने चाहिए। अगर इस साइड हमारा मोर आ रहा है तो इस साइड वेरिएबल क्या आएगा, लेस आएगा, या फिर इसका रिवर्स, अगर इस साइड लेस आ रहा है तो इस साइड मोर आना चाहिए। मींस दोनों साइड हमें डिफरेंट वेरिएबल मिलने चाहिए। अगर दोनों साइड डिफरेंट वेरिएबल मिलेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और जब हमें दोनों साइड सेम वेरिएबल मिलते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये था हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसको एक हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्राफ के थ्रू देखते हैं क्या इसको कहा जा रहा है। इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर x और y दो वेरिएबल इनवर्स प्रोपोर्शन में है या फिर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो इसे हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे उसको दिखाया गया है। एक्स वाई इक्वल टू के, जहां पर के हमारा क्या है, ये एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, k बाई एक्स। तो अगर हम यहां पे k की वैल्यू 1 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई एक्स। ठीक है, तो एक बार हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। हमने x की वैल्यू ली 1, अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई 1 मीन्स 1 ही रहेगी। अब हमने x की वैल्यू बढ़ा दी, अभी तक हम x की वैल्यू 1 ले रहे थे तो y की वैल्यू 1 मिली थी, हमने अब x की वैल्यू 2 ले ली। अगर हम x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 बाई 2। अब हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 बाई 3। तो यहां से देखिए एक रिलेशन मिल रहा है, जब हमने x की वैल्यू को डबल किया, डबल करने का मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया, तो उसी रेशियो में अब y हमारा रिवर्स केस में चला जाएगा। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, इस केस में हमने x को 3 टाइम्स किया है, ट्रिपल किया है। अगर x ट्रिपल हो रहा है तो y सेम रेशियो में अपॉन में आ जाएगा, तो यहाँ देखिए y हमारा क्या हो रहा है, 1 बाई 3 हो रहा है। ठीक, दोनों रिवर्स केस जा रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवीजन, तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। अब यहां पर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, तो ये हम उस पर डिस्कस करते हैं। द टाइम टेकन बाय ए कार इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल द स्पीड ऑफ कार। कोई कार है, किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर कर रही है। ठीक है, अब भाई किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करेगी तो कुछ टाइम लेगी। ठीक, हमने मान लिया हमारे पास ये डिस्टेंस है और कार इस डायरेक्शन में जा रही है और अभी उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हमने मान लिया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है तो ए से बी तक जाने में 4 घंटे का टाइम ले रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसकी स्पीड बढ़ा दी। अभी तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अब हमने क्या दिया, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो अगर हम कार की स्पीड बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली हमने डेस्टिनेशन पर कम टाइम पर पहुंचेंगे। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 4 घंटे लग रहे थे तो ऑब्वियसली 60 में टाइम कुछ कम लगेगा। हमने मान लिया 60 किलोमीटर पर आवर में वो 3 घंटे का टाइम ले रहा है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। तो देखें यहां पर हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, स्पीड पहले हमारे पास कितनी थी, 40 किलोमीटर पर आवर, और अब कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, स्पीड हमारी बढ़ रही है, मींस मोर स्पीड। ठीक, अब हम चलते हैं दूसरे वेरिएबल पर, टाइम पर। पहले टाइम लग रहा था हमारा 4 घंटे का, अब टाइम लग रहा है 3 घंटे का। तो देखें टाइम हमारा क्या हो रहा है, टाइम कम हो रहा है। स्पीड को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, पहले 40 थी अब 60 हो गई, तो स्पीड हमारी बढ़ रही है। टाइम को कंपेयर करें तो देखें टाइम कम हो रहा है, पहले 4 था अब 3 हो गया,
ठीक है। तो मोर स्पीड लेस आवर्स, स्पीड हम जितनी ज्यादा बढ़ाते जाएंगे उतना कम टाइम लगता जाएगा, उतना कम घंटे लगेंगे। तो देखें, अगर हम वेरिएबल कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर आ रहा है वेरिएबल मोर, यहां पे वेरिएबल आ रहा है लेस। तो देखिए दोनों साइड अपोजिट वेरिएबल आ रहे हैं, और हमें पता है अगर दोनों साइड अपोजिट वेरिएबल आएंगे तो हमारा कौन सा प्रोपोर्शन रहेगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये था हमारा पहला एग्जांपल इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 2 पर, और ये जो एग्जांपल हमें गिवन है यही बेसिक एग्जांपल्स हैं, यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, देखें एग्जांपल 2 हमारा क्या कह रहा है, टाइम टेकन टू फिनिश ए वर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग ऑन इट। किसी काम को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका रिलेशन नंबर ऑफ मैन के साथ क्या होगा, इनवर्स होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 आदमी कंप्लीट करने में 15 दिन ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ मैन बढ़ा दिए, अभी तक 10 आदमी काम कर रहे थे, अब 15 आदमी काम कर रहे हैं। तो देखें नंबर ऑफ मैन हमारे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पहले 10 अब 15। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मोर मैन। मोर क्यों आ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ मैन बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब टाइम पर आते हैं, 10 आदमी 15 दिन में कर रहे थे, अगर हम नंबर ऑफ मैन बढ़ा देंगे तो अब 15 आदमी हो गए, तो 15 आदमी उस काम को ऑब्वियसली कम टाइम में कंप्लीट करेंगे। अगर 10 आदमी 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो 15 आदमी ऑब्वियसली कम टाइम लेंगे। हमने मान लिया 15 आदमी 12 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो देखें यहाँ पे क्या है, अगर हम नंबर ऑफ मैन को कंपेयर कर रहे हैं, पहले 10 थे फिर 15, मींस नंबर ऑफ मैन हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मोर मैन लिखा है। अब टाइम को कंपेयर करते हैं, मींस डेज को कंपेयर कर रहे हैं। पहले काम को कंप्लीट करने में 15 दिन लग रहे थे, अब काम को कंप्लीट करने में कितने टाइम लग रहा है, 12 दिन लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है, टाइम हमारा कम हो रहा है। तो अगर आदमी ज्यादा होंगे तो काम को कंप्लीट करने में टाइम हमारा कम लगेगा, लेस डेज। तो ये हमें मिल गया इसका कॉन्सेप्ट। अब हमें क्या करना रहता है, वेरिएबल्स कंपेयर करने रहते हैं। तो यहां पर हमारा वेरिएबल आ रहा है मोर, यहां पे वेरिएबल आ रहा है लेस। तो देखिए दोनों साइड हमारे हैं अपोजिट वेरिएबल्स। अगर अपोजिट वेरिएबल्स हैं उस केस में हमारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। तो अभी तक का कंक्लूजन क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों साइड के वेरिएबल या फिर दोनों साइड के एरोज सेम होने चाहिए, जबकि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा है, दोनों साइड के वेरिएबल्स या फिर दोनों साइड के एरोज अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, हम लोग ने अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट देखा है उसको हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स के साथ क्लियरली समझने की अब कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स। तो आज की हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, इफ 10 टॉयज कॉस्ट 250, 10 खिलौनों की कीमत गिवन है। 10 खिलौनों की कीमत कितनी गिवन है, 250, 250 रुपए। व्हाट डू 25 टॉयज कॉस्ट, 25 खिलौनों की कॉस्ट क्या होगी वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल्स कौन कौन से गिवन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास वेरिएबल क्या है टॉय, और एक वेरिएबल क्या है कॉस्ट का। तो दो वेरिएबल हमें गिवन है। अब जब भी हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन या फिर शॉर्टली हम ये कह सकते हैं, अगर हम प्रोपोर्शन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्रोपोर्शन की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें जो भी वैल्यू फाइंड करनी रहती है वो हमेशा प्रोपोर्शन के राइट साइड में लिखते हैं। हम प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रोपोर्शन का साइन देखते हैं। जो कॉमन रेशियो का साइन होता है इसको अगर हम 2 बार लिख दें तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपोर्शन का साइन, ये प्रोपोर्शन का साइन है। ठीक है, अब जो वैल्यू हमें फाइंड करनी रहती है उसे हम लोग लिखते हैं प्रोपोर्शन के राइट साइड में। जो हमें फाइंड करनी रहेगी वैल्यू वो हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शन के राइट हैंड साइड में, और जो
वेरिएबल्स हमारे पास बच जाएंगे, जो भी हमारे पास रिमेनिंग वेरिएबल्स बचेंगे उन्हें हम लोग लिखेंगे लेफ्ट साइड में। ये जो प्रपोर्शन का साइन है उसके लेफ्ट साइड में रिमेनिंग वेरिएबल्स लिखेंगे और राइट साइड में जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या रहेगा, हमें केवल कंपेयर कराना रहेगा। तो कंपेयर कैसे कराते हैं उस पर बात करते हैं। 10 खिलौनों की कीमत क्या है, 250 रुपए। तो यहाँ पर हमें फाइंड क्या करना है, फाइनली कॉस्ट फाइंड करना है। तो इस साइड हमारी कॉस्ट आएगी और इस साइड रिमेनिंग वेरिएबल। तो रिमेनिंग वेरिएबल के एक बच रहा है, क्या बच रहा है, नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, तो 10 टॉयज की कॉस्ट क्या दे रखी है, 250। हमें फाइंड क्या करना है, 25 टॉय की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो पहली कॉस्ट हमारी आ गई 250 और दूसरी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो यहां पे हमने रेशियो का साइन लगाया और 25 खिलौनों की हमने कीमत मान ली x रुपए। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाला हमारा काम कंप्लीट हो गया। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी क्योंकि यही 25 खिलौनों की कॉस्ट है। अब राइट साइड लेफ्ट साइड में क्या आएगा, जो वेरिएबल हमें गिवन है। अब हमें कंपेयर कराना रहेगा जो हमें फाइंड करना है। मींस नंबर ऑफ टॉयज को हम किससे कंपेयर कराएंगे, कॉस्ट से। कैसे कंपेयर कराते हैं वो देखते हैं। पहले नंबर ऑफ टॉयज हमें कितने दे रखे हैं, 10। फिर नंबर ऑफ टॉयज कितने हमें फाइंड करना है, 25 का हमें फाइंड करना है। तो हम देखें जो हमारा वेरिएबल है रिमेनिंग वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ टॉयज। तो नंबर ऑफ टॉयज हमारे बढ़ रहे हैं। पहले हमारे 10 खिलौने थे, अब हमारे 25 खिलौने हो गए हैं। ठीक है, पहले 10 खिलौने थे, अब 25 खिलौने हैं। मींस नंबर ऑफ टॉयज हमारे बढ़ रहे हैं। तो ये हो जाएगा मोर टॉयज। एक बात हम देखते हैं, अगर हमारे खिलौने बढ़ेंगे तो जो कीमत होगी वो बढ़ेगी ही घटेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी भाई। जितने ज्यादा हम खिलौने खरीदेंगे उतनी ज्यादा कीमत बढ़ेगी। तो मोर टॉयज मोर कॉस्ट। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। मोर टॉयज मोर कॉस्ट मींस जितने ज्यादा खिलौने उतनी ज्यादा कीमत। तो दोनों साइड वेरिएबल हमें सेम मिल रहे हैं, यहां पे ही मोर मिल रहा है, यहां पे ही मोर मिल रहा है। अगर दोनों साइड वेरिएबल हमें सेम मिलते हैं तो ये हमारा कहलाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, जो वेरिएबल जिस सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में हम नोट करेंगे। ठीक है, तो ट्वाइस में पहले हमें क्या गिवन था, 10। फिर हमें क्या गिवन है, 20। तो जिस सीक्वेंस में गिवन रहेगा उसी सीक्वेंस में नोट करते हैं हम लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। मींस पहले 10 आएगा क्योंकि पहले 10 गिवन है, फिर 25 आएगा, उसके बाद 25 गिवन है। तो ये हमारा बन गया पूरा प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, जो एक्सट्रीम्स होते हैं, जो प्रोपोर्शन के एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सट्रीम मींस जो कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, तो एक कॉर्नर ये वाला है, एक कॉर्नर ये वाला है। तो जो हमारे प्रोपोर्शन के एक्सट्रीम्स होते हैं उनको हम एक साथ लेते हैं मल्टीप्लाई में। तो एक्सट्रीम्स को एक साथ ले लेते हैं मल्टीप्लाई में, और जो मिडिल वेरिएबल्स मिडिल वैल्यूज होती है उनको हम लेते हैं एक साथ मल्टीप्लाई के साथ। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 250। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 25 इंटू 25 मीन्स 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। और x हमारा क्या था, x हमारा ये था 25 टॉयज की कॉस्ट जो हमें फाइंड करना था। तो अगर 10 खिलौनों की कीमत है 250 रुपए, तो 25 खिलौनों की कीमत क्या हो जाएगी, 625 रुपए। तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर देखते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। 25 खिलौनों की कीमत क्या आ गई हमारे पास, 625 रुपए। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। तो ये हमने केस देखा था डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, हम उस पर बात करते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। If 16 men can do a piece of work in 15 hours, 16 आदमी किसी काम को 15 घंटे में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मेनी आवर्स, कितना टाइम लगेगा, विल 10 men ऑन डू इट, 10 आदमी को वो काम करने में कितना टाइम लगेगा वो हमें बताना है। ठीक है, अब हम देखें हमने क्या पढ़ा था, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी रहेगी वो हम राइट साइड में लिखते हैं। तो हमें फाइंड क्या करना है, आवर्स, टाइम फाइंड करना है, तो ये राइट साइड में लिखेंगे।
तो ये वैल्यू गिवन नहीं है, इसको हमने ले लिया x। तो हम लोग उस ऑर्डर में लिख देते हैं जिसमें गिवन है। तो पहले 15 आ जाएगा, फिर x गिवन है तो हमने फिर x लिख दिया। अब लेफ्ट साइड में क्या आएगा, लेफ्ट साइड में जो रिमेनिंग वेरिएबल्स बचेंगे वो आएंगे, और वो कैसे आएंगे, वो कंपेयर करने के बाद आएंगे। कंपेयर कैसे करते हैं हम उस पर डिस्कस करते हैं। ये हमारा जो वेरिएबल गिवन है ये क्या है, नंबर ऑफ मैन, और ये क्या है, वो टाइम गिवन है जिस टाइम पे वो आदमी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, पहले 16 आदमी गिवन थे और फिर 10 आदमी गिवन है। पहले 16 थे फिर 10 हो गए, तो देखिए नंबर ऑफ मैन हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब एक बात बताएं, अगर नंबर ऑफ मैन हमारे डिक्रीज होंगे तो काम को कंप्लीट करने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर नंबर ऑफ मैन हमारे डिक्रीज होंगे तो काम को कंप्लीट करने में टाइम ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा। टाइम हमारा क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेस मैन। जितने आदमी कम होते जाएंगे टाइम उतना ज्यादा लगता जाएगा, मोर अवर्स। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, लेस मैन मोर अवर्स। जितने कम आदमी उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो देखें, अगर हम वेरिएबल कंपेयर करते हैं, यहां पर वेरिएबल क्या आएगा, यहां पर हमारा वेरिएबल गिवन है लेस, यहां पे वेरिएबल क्या गिवन है, यहां पे वेरिएबल हमारा गिवन है मोर। हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, अगर दोनों साइड हमारे अपोजिट वेरिएबल्स आएंगे, तो देखें ये हमारे दोनों क्या हैं, अपोजिट वेरिएबल्स हैं। अगर दोनों साइड अपोजिट वेरिएबल्स आएंगे मींस हमारा केस कौन सा होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का। और अगर इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं हम उस पर बात करते हैं। देखें, इस साइड आ गए हमारे पास जो वैल्यू फाइंड करनी है वो। अब लेफ्ट साइड में क्या आएगी, जो हमारे पास वेरिएबल है उसको हमें लिखना है। तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मैन लिखना है लेफ्ट साइड पे। कैसे कंपेयर करेंगे, पहले 16 आदमी थे, अब हमारे पास 10 आदमी हो गए, तो लेस मैन मोर अवर्स, नंबर ऑफ मैन कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा लेस आ रहा है, यहाँ पर वेरिएबल मोर आ रहा है, और ये मिल रहे हैं हमें अपोजिट वेरिएबल्स। अपोजिट वेरिएबल के केस में कौन सा प्रोपोर्शन होगा, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के केस में हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रखा है, ये जो वैल्यूज होती हैं, अगर हमारा केस इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस है तो इनको लिखने का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। मींस अगर नॉर्मल हमारा पैटर्न होता, नॉर्मल सीक्वेंस होता, तो जिस ऑर्डर में लिखा रहता है उस ऑर्डर में नोट करते, पहले 16 लिखते फिर 10 लिखते। बट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होगा, इन वेरिएबल्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है। ठीक है, जो बाद में आ रहा होता है वो पहले आएगा, और जो पहले आ रहा होता है वो बाद में आएगा। तो पहले 16 आ रहा था फिर 10 आ रहा था, बट ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल केस है तो अब पहले 10 आएगा फिर 16 आएगा। तो ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हमारे पास सिमिलर है। क्या है मेथड, जो एक्सट्रीम्स होते हैं उन्हें एक साथ लेते हैं और मिन टर्म एक साथ लेते हैं। तो इस प्रोपोर्शन के एक्सट्रीम्स क्या हैं, एक एक्सट्रीम है 10 और एक एक्सट्रीम है x। तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, और सारे मिन टर्म एक साथ 15 इंटू 16। तो ये हमारा हो गया 10x। 15 इंटू 16 कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारे क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर। और कंसेक्यूटिव नंबर का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है, अगर दो कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो हम सिलेक्ट करते हैं स्मॉलर नंबर। तो मेथड क्या रहेगा, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर प्लस स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो स्मॉलर है 15, 15 का स्क्वायर 225 प्लस स्मॉलर नंबर क्या था 15, तो दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 240। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 240। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 240/10, ये हमारे पास आ गया 24। और x हमारा क्या है, x हमारा वो टाइम है जितने टाइम में 10 आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10 आदमी उस सेम काम को 24 घंटे में कंप्लीट करेंगे।
तो एक बार हम अपने ऑप्शंस की ओर चलते हैं तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर्स का, 24 घंटे का। तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।